हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो युग्मनज, जो युग्मनज है, ठीक है, युग्मनज जायगोट का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि हम जानते हैं कि जो शुक्राणु होता है, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु के जब मिलने से जो बनता है भ्रूण, उसे कहते हैं जायगोट कहते हैं, ठीक है, जायगोट। तो जायगोट का निर्माण कैसे होता है, यहाँ देखते हैं। युग्मनज का निर्माण, ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। किसकी प्रक्रिया के माध्यम से होता है? तो इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है किसके? निषेचन की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसके मुख्य चरण क्या क्या है? तो इसके मुख्य चरण हो जाएंगे संलयन, ठीक है। जब पुरुष का शुक्राणु महिला के अंडाणु के संपर्क में आता है तो उसे भेद कर अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। ये अंडाणु को क्या है, शुक्राणु क्या है कि भेद कर अंदर जाता है, ठीक है। अंदर जाने के बाद क्या होता है कि शुक्राणु अंडाणु दोनों केंद्रकों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। इन दोनों के मिलने से जो पहली एकल कोशिका बनती है उसे युग्मनज कहते हैं। यानी पहली एकल, मनुष्य में पहली एकल कोशिका किसे कहते हैं? युग्मनज को कहते हैं, ठीक है। यह नए जीवन की सबसे पहली कोशिका है, नए जीवन की सबसे पहली कोशिका जिसमें माता और पिता के दोनों अनुवांशिक गुण अर्थात डीएनए मौजूद होते हैं, अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, ठीक है। भ्रूण का पोषण कहाँ होता है? अब यहाँ देखते हैं भ्रूण का पोषण कहाँ होता है। भ्रूण को मुख्य रूप से प्लेसेंटा या अपरा नामक एक विशेष ऊतक के माध्यम से माँ के रक्त से पोषण मिलता है, ठीक है। तो भ्रूण का जो पोषण, भ्रूण को पोषण मतलब अर्थात भोजन, खाना पीना और ये सब कहाँ से मिलता है? तो अपरा नामक एक विशेष ऊतक होता है, ठीक है, प्लेसेंटा। माँ के जो होता है ना, माँ के माध्यम से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। पोषण मिलने की प्रक्रिया इस प्रकार है। तो प्रक्रिया को समझते हैं। तो प्रक्रिया में क्या होता है? प्लेसेंटा एक डिस्क के आकार की संरचना होती है जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ी होती है। यह माँ और भ्रूण के बीच एक सेतु का काम करता है। अब गर्भनाल के बारे में, गर्भनाल जो होता है प्लेसेंटा, एक गर्भनाल में प्लेसेंटा एक नली जैसी संरचना के जरिए भ्रूण से जुड़ी होती है। यानी प्लेसेंटा जो होती है गर्भनाल में एक नली, पाइप के थ्रू, पाइप जैसी संरचना में गर्भनाल से जुड़ी होती है, ठीक है, जुड़ी होती है, जिसके जरिए भ्रूण जुड़ा होता है, जिससे गर्भनाल कहते हैं। माँ के रक्त से ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और अन्य आवश्यक पोषक तत्व प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण पोषण तक पहुँचते हैं। पोषण प्रदान करने के साथ साथ प्लेसेंटा भ्रूण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भी वापस माँ के रक्त में भेज देता है ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। अब गर्भाशय के बारे में, गर्भाशय की अवधि कितनी होती है? मनुष्य में गर्भाशय की औसत अवधि लगभग 40 सप्ताह अर्थात 280 दिन होता है। पीयूष ग्रंथि का प्रजनन में योगदान क्या है? पीयूष ग्रंथि का प्रजनन में योगदान क्या होता है कि ये क्या करती है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह उन हार्मोन्स को नियंत्रित करती है जो सीधे प्रजनन अंगों अंडाशय अर्थात और शुक्राणु को सक्रिय करते हैं। महिलाओं में यह अंडाशय में अंडों के विकास के लिए परिपक्वता उत्तेजित करता है। पुरुषों में यह वृषण शुक्राणुओं को सक्रिय करता है, ठीक है। भ्रूण के दिल की धड़कन कब शुरू होती है? मतलब जो भ्रूण होता है जायगोट, उसका मतलब जो बच्चा होता है भ्रूण, ठीक है, भ्रूण जो होता है उसमें जो दिल की धड़कन जो होती है, ठीक है, दिल की धड़कन जो धड़कती है तो कब से शुरू होती है? तो उसका जो स्टार्टिंग होता है, भ्रूण के दिल की धड़कन आमतौर पर गर्भावस्था के 5वें से 6ठे सप्ताह के आसपास शुरू होती है। हालांकि इसे अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखा या सुना जा सकता है। आगे कि बांझपन इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण क्या है? पुरुषों में बांझपन का मुख्य कारण शुक्राणु संबंधी समस्याएं, शुक्राणु की संख्या कम होना, उनकी गतिशीलता कम होना, उनमें कमी या उनकी बनावट में खराबी सबसे प्रमुख है, ठीक है। हार्मोन असंतुलन भी एक कारण होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन की कमी या अन्य अंतःस्रावी समस्याओं के कारण प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। शारीरिक और संरचनात्मक दोष, मतलब शरीर से भी और संरचनात्मक, उसकी संरचना में भी दोष होता है, जैसे वृषण टिस्टिस में नसों का फूलना या स्खलन संबंधी विकार। जीवन शैली और पर्यावरणीय कारक, मतलब जीवन और पर्यावरण के जो कारक होते हैं वे भी होते हैं। जैसे क्या होता है कि अत्यधिक तनाव, मोटापा, नशीली दवा का सेवन और अत्यधिक तापमान वाली जगहों पर काम करना। महिला में बांझपन के मुख्य कारण क्यों? देखिए, हम जानते हैं कि वृषण बाहर इसलिए होता है कि उसे 2 डिग्री कम चाहिए, और अगर
वो गर्म जगह पे काम करेंगे तो क्या होगा कि वो नहीं होगा, ठीक है, मतलब जो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, महिला में बांझपन के कारण क्या होता है? ओव्यूलेशन विकार, हार्मोन असंतुलन के कारण अंडाशय से अंडाशय समय पर नहीं निकल पाते या बनना इसका सबसे आम कारण, या फिर नहीं बनते, या तो समय पर ना निकलते या तो बनते ही नहीं। इससे इसमें PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या थायराइड का समस्याएं शामिल हैं। फेलोपियन ट्यूब में रुकावट, संक्रमण जैसे पेल्विसी इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी PID या सर्जरी के कारण ट्यूब बंद हो सकती है, जिससे अंडा शुक्राणु नहीं मिल पाते, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? जब गर्भाशय के अंदर पाए जाने वाले बाहर विकसित होने लगते हैं तो यह प्रजनन अंगों के कार्य को प्रभावित कर सकता है। गर्भाशय फाइब्रॉइड, गर्भाशय में गैर कैंसरकारी गांठें भ्रूण के चिपकने में बाधा डाल सकती है। हाँ, बढ़ती 35 की उम्र की आयु के बाद महिलाओं में अंडाशय की गुणवत्ता और संख्या में गिरावट आने लगती है। सामान्य जोखिम कारक दोनों के लिए, ये जो सामान्य जोखिम कारक दोनों के लिए, महिला के लिए पुरुषों के लिए भी, ठीक है। तो ठीक है, जीवन शैली की बात करें तो धूम्रपान, शराब का सेवन और संतुलित आहार की कमी, इनसे भी यही सब का जो कमियाँ होती है। अधिक तनाव लेने से भी वही होता है। अत्यधिक मानसिक एवं तनाव प्रजनन हार्मोन के चक्र को बाधित करता है। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? देखिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि जो बेबी है टेस्ट ट्यूब में जन्म लेती है, नहीं है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी उन बच्चों को कहा जाता है जिनका जन्म IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक के माध्यम से होता है। सरल शब्दों में यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्भधारण जो फर्टिलाइजेशन महिलाओं के शरीर के बाहर एक लैब में किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष का महिला का अंडाणु और पुरुष का जो शुक्राणु होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, एक ट्यूब में दोनों को डालता है, ठीक है, और उसका संलयन करता है। संलयन होने के बाद माँ के गर्भ में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्य अर्थ और प्रक्रिया समझते हैं। प्रक्रिया क्या होती है? इसमें महिला के अंडाशय से परिपक्व अंडे निकाले जाते हैं, जैसे कि हमने भी देखा कि अंडे को निकाला जाता है। पुरुषों के शुक्राणु यानी स्पर्म जो होता है, स्पर्म के साथ एक लैब में दोनों को डाल दिया जाता है, जैसे पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब में मिलाया जाता है। इसे पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब कहा जाता है। भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? जब अंडा और शुक्राणु मिलते हैं तो एक भ्रूण बनता है, एम्ब्रॉय बनता है। इसे 2 से 3 दिनों तक लैब में विकसित किया जाता है। गर्भाशय में स्थानांतरण, इस विकसित भ्रूण को महिला के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, यूट्रस में डाल दिया जाता है, जहाँ वह प्राकृतिक रूप से बड़ा होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चा टेस्ट ट्यूब में होता है, बच्चा तो टेस्ट ट्यूब में सिर्फ संयोजन होता है, बाकी बड़ा तो माँ के गर्भ में होता है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, नाम एवं कारण, ठीक है। टेस्ट ट्यूब शब्द का इस्तेमाल इसी किया जाता है क्योंकि शुरुआती दौर में यह माना जाता था कि बच्चा पूरी तरह से टेस्ट ट्यूब में बनता है, जबकि असल में केवल निषेचन लैब में होता है। बाकी का विकास जो माँ की कोख में ही होता है। सामान्यतः तकनीकी रूप से IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी को कोई अंतर नहीं समझा जाता है, ठीक है। दोनों एक ही प्रक्रिया के नाम है। स्वस्थ बच्चे, इसमें जो बच्चे होते हैं स्वस्थ होते हैं। इस तकनीक से पैदा हुए बच्चे पूरी तरह स्वस्थ, सामान्य और स्वस्थ जीवन जीते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाले बच्चे। किसे ज़रूरत होती है, इसकी ज़रूरत किसे होती है? यह तकनीक उन दंपतियों के लिए वरदान है जिनमें बांझपन, ब्लॉकेज, उनका ट्यूब ब्लॉक हो गया, शुक्राणु जैसे कमी के कारण प्राकृतिक गर्भधारण में दिक्कत आती है, उनके लिए, ठीक है। अब जानते हैं सरोगेसी क्या है। सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला, जिसे सरोगेट मदर कहा जाता है, वह क्या करती है? वह किसी अन्य व्यक्ति या दंपति से इच्छित या फिर उनके जो माता पिता इच्छा रखते हैं उनसे क्या करती है? उनके लिए गर्भ धारण करती है, ठीक है, और बच्चे को जन्म लेती है। जन्म के बाद वह बच्चा कानूनी तौर पर उस दंपति का हो जाता है, सौंप दिया जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, ठीक है। मान लिया जाए कि जो मदर है वो क्या कर रही है, मतलब उनसे क्या होगा कि गर्भ में जो बच्चा होता है, तो क्या होता है, गर्भ में जो है बच्चा नहीं बन रहा, तो क्या होगा कि उनकी मतलब जो पेरेंट्स का जो मतलब उनसे अगर नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि जो सरोगेसी होगी उनके गर्भ में दिया जाएगा। यहाँ से मतलब जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये वाला फर्टिलाइजेशन
उसको निकाल करके उसको सैरोगेसी यानी दूसरी मदर के जिसका गर्भ स्वस्थ है उसमें डाल दिया जाए। उसमें जब बच्चा बड़ा होगा, जब बच्चा बाहर निकलेगा तो इन दोनों को दे दिया जाएगा। किनको दे दिया जाएगा? जो सैरोगेसी है वो उनका बच्चा पेरेंट्स को दे दिया जाएगा। ठीक है, और ये कानूनी तौर पर सही है, ये मान्य है। ठीक है, एमनियोस्टेसिस, ठीक है, तकनीक का दुरुपयोग कैसे होता है? इस तकनीक का दुरुपयोग कैसे होता है? एमनियोस्टेसिस जो होता है तकनीक का मुख्य दुरुपयोग भ्रूण लिंग करने के लिए किया जाता है। भ्रूण का लिंग निर्धारण करने के लिए, जैसे आप गांव में देखते हो कि कोई पिछड़े लोग होते हैं, क्या करते हैं कि पिछड़ी सोच वाले लोग लड़कियों को मार देते हैं और लड़कों को अपने पास रखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि अब देखते हैं इस तकनीक का मूल रूप से गर्भ शिशु के अनुवांशिक विकास जैसे साउन सिंड्रोम या चय संबंधी अनियमितताओं का पता लगाने में किया जाता है। ठीक है, हालांकि समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों के कारण इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं इसका इस्तेमाल बच्चे को देखने में किया जाता है कि बच्चा ठीक है कि नहीं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, जबकि कुछ लोग क्या कहते हैं इससे लिंग पता करके उसे गर्भ में ही मार देते हैं, जबकि ये गैर कानूनी है। ठीक है, लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, एमनियोस्टिक द्रव में मौजूद गुणसूत्रों क्रोमोसोम के माध्यम से भ्रूण के लिंग का पता चलता है। पर भारत में कई हिस्से में बेटे की चाहत के कारण यदि परीक्षण में मादा भ्रूण लड़की का पता चलता है तो अक्सर गर्भपात करा दिया जाता है, जिसे कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। कानूनी प्रतिबंध क्या है? इस दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत सरकार ने PCPNDT अधिनियम 1994 के तहत लिंग निर्धारण के लिए एमनियोस्टेसिस के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, गिफ्ट को समझते हैं। गिफ्ट क्या है? ठीक है, गिफ्ट का पूरा नाम गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र है। यह एक सहायक जनन तकनीक एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART है, जिसका उपयोग उन जोड़ों के लिए मदद के लिए किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं कर सकते। जैसे क्या बोलते हैं IVF की तरह ही है। ये क्या है? ART। ओके, नेक्स्ट है शुक्राणु की संरचना का सही से वर्णन करने। शुक्राणु का प्रमुख भाग क्या है? ठीक है, शीर्ष को कहते हैं। ये शुक्राणु है, ये इसका शीर्ष है। ठीक है, शीर्ष यह शुक्राणु का सबसे ऊपरी अंडाकार भाग होता है। केंद्र इसमें जो होता है, इसमें ये जो है ना, इसमें अगुणित गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं। अनुवांशिक जानकारी इसी में होती है, अर्थात DNA भी इसी में होता है। एक्रोसोम शीर्ष के अग्रभाग पर एक टोपी जैसी, यहाँ पे टोपी जैसी एक संरचना होती है जिसमें हाइलोनोरोजी जैसे एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम अंडाणु की बाहरी परत को भेदने के लिए होते हैं। ठीक है, अब देखिए अंडाणु है, अभी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या परत को भेद के ही अंदर जाएगा क्योंकि इसके ऊपर एक और परत है। ठीक है, आगे देते हैं ग्रीवा। ग्रीवा क्या होता है? यह शीर्ष और मध्य के भाग को जोड़ने वाली बहुत ही छोटा हिस्सा है। इसमें सेंट्रोल पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। यहाँ पे सेंट्रोल है। ठीक है, मध्य भाग इस शुक्राणु और ये जो ग्रेवा होता है इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। इसी में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, तो पावर हाउस कहता है। तो यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस भाग में बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल रूप में व्यवस्थित है। यह पूंछ की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ATP प्रदान करते हैं। ठीक है, जिससे शुक्राणु तैर सकते हैं। पूंछ यह शुक्राणु का सबसे लंबा भाग होता है। पूंछ यह चाबुक जैसी संरचना है जो लहरदार गति से पैदा करती है। इसी की मदद से शुक्राणु मादा जनन पथ में अंडाणु की और तेजी से गति करता है। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अक्सर एक स्वस्थ मानव शुक्राणु में लगभग 600 माइक्रोन लंबा होता है। आवरण शुक्राणु का पूरा शरीर एक प्लाज्मा झिल्ली ढका रहता है। खोज शुक्राणु खोज 1677 में एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने की थी। अंडाणु की सुरक्षित परत का क्या नाम है? इसका नाम है पेलुसिडा। यह अंडाणु के ठीक बाहर स्थित है। एक पारदर्शी गैर कोशिकीय ग्लाइकोप्रोटीन की परत है। यह ग्लाइकोप्रोटीन की परत है। यह शुक्राणु के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोरोना रेडिएटा क्या होता है? यह सबसे बाहरी परत है जो कॉलिक्यूलर कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, यह अंडाणु को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। एक रोचक तथ्य के बारे में, क्या आप जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान एक महिला का गर्भ अपने सामान्य आकार से लगभग 500 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है।
ਸੀਗਾ।